नमस्कार, स्वागत है आपका व्यक्तित्व दर्पण, एक अनूठा संवाद विद पुलकित शुक्ला। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो कि लखनऊ भाजपा कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन और गाजियाबाद के भाजपा कार्यकर्ताओं के हर दिल अजीज हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं श्री नीरज सिंह के बारे में। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के भारत पर। नीरज जी, एक शुरुआत आपकी जो हुई राजनीति में, तो हम जानना चाहेंगे कहाँ से एंट्री हुई राजनीति में, क्योंकि आपका जो रुझान था शायद पहले राजनीति की तरफ नहीं था इतना। कैसे आपको लगा कि राजनीति में आना चाहिए? राजनीति को आप अगर सामाजिक जीवन से जोड़कर देखें तो मुझे लगता है ज़्यादा उचित होगा। और सामाजिक जीवन में, क्योंकि परिवार में लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे, तो जुड़ाव सदैव रहा। माननीय जी 2001 में जब हैदरगढ़ से चुनाव लड़े माननीय राजनाथ सिंह जी, तो उस समय भी हम लोग चुनाव प्रचार में आते जाते थे। और उसके पहले भी सदैव कार्यकर्ताओं का जुड़ाव रहता था। अनेकों कार्यक्रमों में आने जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ। अनवरत अब मैं कह सकता हूं कि करीबन 25 से 30 वर्षों का सामाजिक जीवन का तो अनुभव हो गया है। और उस सामाजिक अनुभव को आप राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। तो वो सामाजिक अनुभव कहीं ना कहीं काम आया इस लॉकडाउन के दौरान भी आपको? जिस तरीके से मदद की है आप लोगों ने लॉकडाउन के दौरान लखनऊ के जनता की? निश्चित रूप से राजनीति का अर्थ ही यह है कि वो समाज को समर्पित हो जी। और संक्रमण काल जो कोरोना का था, ये सही में हर एक के आगे बढ़कर इस समाज के प्रति वह क्या कर सकता है, उसके लिए एक परीक्षा समान था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी ने जिसका जितना भी सामर्थ्य था बढ़कर इस संक्रमण काल में इस मानव समाज के सबसे बड़े जो शत्रु है उससे लड़ने का काम किया। और आज कोरोना से इस पूरे संक्रमण काल को हमको विजय प्राप्त करनी थी और मुझे लग रहा है कि हम काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो गए। नीरज जी, कितना दबाव रहता है आपके ऊपर जब आप एक मुख्यमंत्री के पुत्र होते हैं, एक गृह मंत्री के पुत्र होते हैं, एक रक्षा मंत्री के पुत्र होते हैं, तो कहीं गलती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, जब तो कितना दबाव महसूस करते हैं अपने ऊपर कि हर काम परफेक्ट हो, क्योंकि लोगों की नजरें होती हैं आपके ऊपर। निश्चित रूप से जब आप कहीं किसी बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं या फिर आप सामाजिक जीवन में आपको लोग जानने पहचानने लगते हैं, तो आपका जब कद बढ़ता है, तो जितना लोगों का कद बढ़ता है उसके छुपने की जगह उतनी कम हो जाती है जी। जो भी सामाजिक जीवन में काम करे उसको सदैव लोक लाज का ख्याल रखना चाहिए। उसके आचरण से लेकर उसकी हर एक गतिविधि में वह किस प्रकार का उसका बिहेवियर है, यह दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं आदर्श का काम करता है। लोग आपका अनुसरण करते हैं। तो यह दबाव तो नहीं, मैं समझता हूँ कि ये हर एक व्यक्ति को मौका है कि वो अगर यहाँ तक पहुँचा है, अगर ईश्वर ने उसको इस स्थान तक पहुँचाया है, तो एक लोगों के सामने एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। अच्छा नीरज जी, जब राजनाथ जी शिक्षा मंत्री थे इस उत्तर प्रदेश के, उस वक्त आप पढ़ाई कर रहे थे? जी, मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं उस समय लखनऊ के ही महानगर बॉयज स्कूल से हम लोगों ने उस समय पढ़ाई करी थी। और मुझे याद है कि उस समय मान्य जी ने कोचिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो टीचर्स जो है स्कूल में पढ़ाते थे वो नकल अध्यादेश भी आया था। हाँ जी, प्राइवेट कोचिंग नहीं दे सकते थे। पूंजियां जो मिलती थी उस समय वो बंद कर दी गई थी। और साथ ही साथ नकल अध्यादेश जैसा ऐतिहासिक कानून उन्होंने लाने का काम किया था। और कहीं ना कहीं हम लोग छोटे थे, पर हम लोगों से भी अपेक्षा की जाती थी कि हम लोग भी एक उच्च मानक का पालन करें। और तो उस वक्त का कोई किस्सा है क्या? किसी फ्रेंड ने कहा हो कि अरे आप पापा से बोलो ऐसा ना करें, कुछ इस तरीके का कानून ना लाएं? कहा जरूर होगा। यहाँ पर नाम लेना तो उचित नहीं होगा, पर टीचर जरूर थे जी जी, जो प्राइवेट कोचिंग देते थे और स्कूल में भी पढ़ाते थे। उन्होंने जरूर कहा कि भाई
हमारे को प्राइवेट कोचिंग भी करने दिया जाए, इसकी इजाजत जरा मानने जिसे आप दिलवा दो। तो गर्व हुआ था आपको उस वक्त जब टीचर ने एक आपसे अनुरोध किया था? मुझे डर लगा कि कहीं जो है पिताजी के किसी भी कड़े निर्णय के कारण हम पर कोई कड़ा प्रहार जो है न कर दिया जाए, इसका डर जरूर लगा। जी जी, तो खैर वो दिन भी अच्छे रहे और उसके बाद आप लगातार आगे बढ़ते आए हैं। अभी हाल में एक खबर छपी थी कि नीरज सिंह जी गाते बहुत अच्छा हैं, तो क्या कभी उसके बारे में सोचा था अगर राजनीति में ना होते तो क्या गायक होते? नहीं, शौकिया गाते थे। हमारी एक बहन गाजियाबाद में थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो क्षेत्रीय संयोजिका थी। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पूरे प्रकल्प को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सोचा कि एक वो मूवी बनाएंगी, और मैंने उनको कहा कि आप बनाओ इसको, बहुत अच्छा आपने सोचा है, और अगर आप बनाओगी तो मैं गाना उसमें जरूर गाऊंगा। आपने शायद 2 गाने गाए थे। जी हाँ, गाना गाने का शौक था। उन्होंने गंभीरता से उसको लिया, मूवी के लिए उन्होंने तैयारी चालू की, और सबसे पहले वो मेरे पास ये कि आपको गाना गाना है, क्योंकि अब मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना चालू कर दिया। तो वादे के अनुसार मुझे 2 गाना गाना पड़ा और लोगों ने पसंद किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता। और उससे बड़ी बात है कि उस मूवी को करीबन अभी तक 35 लाख लोगों ने देखा है। तो अपने आप में बड़ी बात है इस ऐसी मोटिवेशनल मूवी से और इतने सुंदर प्रकल्प से लोगों को प्रेरणा तो मिलती है। सर नीरज जी, आप माननीय रक्षा मंत्री जी के पुत्र हैं, घर में अक्सर बात होती होगी डिफेंस के मुद्दों पर। हमारा बड़ा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान या चाइना? देखिए, भारत वो मुल्क रहा है, भारत वो देश रहा है जिसने वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना में विश्वास किया है, और सारे पड़ोसी देश जो है सबसे अच्छा संबंध रखने का प्रयास भारत की सरकार का सदैव रहा है। जी, अटल जी कहा करते थे कि आप पड़ोसी नहीं बदलते। और कुछ देश ऐसे हैं जिनकी नापाक हरकतें, वो उनकी विस्तारवादी नीति कहीं न कहीं एक पड़ोसी की जो का एक भावना होती है उसके विपरीत होती है। तो हमारी सरकार, हमारी उससे बढ़कर हमारी सेना सक्षम है कि ऐसे लोग जो हमारी विनम्रता को शायद हमारी कायरता समझने की भूल कर रहे हों, उनको माकूल जवाब देने में सक्षम है, और केवल सक्षम ही नहीं, उन्होंने दिया भी है समय पर। दरअसल चाइना जो है वो लगातार हमारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ उकसाने का काम करता है, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, और पाकिस्तान तो खुला सपोर्ट में है ही है। उधर अगर बाहर से देखा जाए तो टर्की भी पाकिस्तान के सपोर्ट में आ जाता है। तो एक अजीब सा गुट बनता चला जा रहा है भारत के खिलाफ। आपको नहीं लगता इस पे कुछ करने की आवश्यकता है? नहीं, पूरे अगर वैश्विक परिवेश में आप देखेंगे, निश्चित रूप से 2-4 मुल्क जो सही में आज विश्व के अंदर जो एक शांति के जो एक मशाल जलाने का प्रयास, जिसका एक तरीके से मैं कहूँ अग्रणी स्थान पर हमारा देश भारत भी है, उसमें जो एक प्रयास किया जा रहा है, वो चाहते नहीं है कि शांति का, वो अपने विस्तारवादी नीतियों के कारण और कहीं न कहीं जो आज संसाधन है इस पृथ्वी के, उसके प्रति एक लालच के कारण जो वो कहीं न कहीं पूरी जो एक विश्व को जोड़ने का एक प्रयास चल रहा है जी, वो उसके खिलाफ काम करते हैं। पर भारत को पूरे वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा समर्थन प्राप्त है, और यही कारण है कि आज आप देख लीजिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज जब अमेरिका जाते हैं तो उनका खुले हृदय से स्वागत होता है। जब वो इजराइल जैसे देश में भी जाते हैं तो वहाँ पे नेतन्याहू बेंजामिन उनका स्वागत करते हैं। जब यूके जाते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनका स्वागत करते हैं। सभी लोग जुड़े हुए हैं। 2-4 जो मुल्क हैं, मुझे लगता है समय आने पर वह भी समझेंगे कि आज विश्व एक बड़े परिवार के रूप में बन रहा है। हम देश की सीमा से उतरकर बाजार भी जो है बहुत खुल गया है, एक वैश्विक स्तर तक पहुंच गया है। सबको साथ मिलकर ही चलना होगा, तभी सबका कल्याण है। अभी रक्षा मंत्री जी चाइना से तनातनी के बीच रशिया गए थे, जहाँ चाइना में उनके समकक्ष एक मीटिंग हुई थी। तो क्या कहा रक्षा मंत्री जी ने कि चाइना थोड़ा सा बैकफुट पे गया? देखिए, निश्चित रूप से वो प्रशासनिक स्तर की एक बैठक थी,
उस बैठक में क्या बातचीत हुई यह तो बाहर नहीं आ पाया, पर चीन को कड़ा संदेश दिया गया है कि वो अगर सीमा का अतिक्रमण करेगा तो हम भी उसका माकूल जवाब देने को तैयार हैं, और माकूल जवाब दिया भी है। जब उन्होंने हमारे 20 सैनिक जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है। और हम किसी को अगर हम किसी के ऊपर कोई भी हम आक्रमण या फिर किसी के जमीन को छीनने का प्रयास नहीं करेंगे, पर अगर कोई ऐसा प्रयास करेगा तो उसको उचित जो जवाब देना चाहिए उसको उचित जवाब भी देने में हम सक्षम हैं, और हमने दिया भी। यानी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। निश्चित रूप से अगर जो हमारे भारत माँ की अस्मिता और भारत माँ की जो अखंडता को जो पृथक करने का प्रयास करेंगे, उनको तो मुझे लगता है छोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा नीरज जी, इस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कुछ सवाल उठ रहे हैं पिछले कुछ समय से। हाथरस केस हो, बलरामपुर केस हो, बाराबंकी केस हो, कई सारे केसेस एक साथ आ गए हैं। तो इसमें क्या आपको लगता है ये सारे केसेस क्या अभी सरकार सही से टैकल नहीं कर पा रही है इसको? कानून व्यवस्था के मुद्दे को वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने इस प्रदेश को पूरे देश के अंदर एक गुंडा प्रदेश के नाम पर जो है उन्होंने प्रचलित कर दिया जी। यहाँ पर पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आता था जी। यहाँ पर कोई पर्यटन नहीं होता था जी। आज प्रदेश की परिस्थितियां बदली हैं। पर्यटन के में हम पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आए हैं। इन्वेस्टमेंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं जी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रहे हैं। नए आपके लखनऊ में कल आपने देखा होगा कि कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है, तो नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं जी। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है जी। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। चारों तरफ विकास की जो बयार बह रही है, मुझे लगता है उसको डिरेल करने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जरूर एक दो किस्से हुए हैं जो और पर शासन ने उसकी जवाबदेही तय करते हुए उचित कार्रवाई भी की है, और सीबीआई स्तर तक की जांच को हमने भेजने का काम किया है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिन्होंने आज भी कानून व्यवस्था के जिनके मन में शायद डर अभी तक नहीं बैठा है, योगी सरकार सक्षम है, उनके मन में वो डर बनेगा। या तो वो योगी जी ने कहा है कि या तो वो जेल के पीछे होंगे या तो वो इस प्रदेश के बाहर होंगे। मिशन शक्ति की भी शुरुआत की है अभी योगी जी ने परसों से। निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए पूरी सरकार प्रतिबद्ध है, और बार बार हर मंच से मोदी जी ने और योगी जी ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि तभी एक विकास की जब हम बात करते हैं तभी हो सकता है जब शांति व्यवस्था बनी। एक बात सब लोग जानना चाह रहे हैं, रात के 2:30 बजे हाथरस पीड़िता की लाश जलाने का सलाह किसने दिया? देखिए, कहीं ना कहीं चूक हुई ना इस मसले में को हैंडल करने में। निश्चित रूप से लोगों के मन में जो संदेह है, इसीलिए सीबीआई जांच बैठाई गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पीएफआई की फंडिंग का भी कुछ मामला एक सामने आया है। मैं कह रहा हूँ इस प्रकरण के अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसकी परतें खुल रही हैं, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी मुझे लगता है कि सभी को सत्यता मिलेगी। कोई भी जो पीड़िता थी उसके साथ जो गलत हुआ उसको न्याय मिलेगा, और सीबीआई सब हमारे देश की सबसे सक्षम संस्था है, पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप देखिएगा जो भी लोग इसके लिए जो जिम्मेवार हैं, ऐसे लोग कानून के फंदे से अपने को बचा नहीं पाए। अच्छा, इस लखनऊ में तमाम विकास की परियोजनाएं शुरू हुई 2014 के बाद से, जब से माननीय राजनाथ जी यहाँ के सांसद हुए। कौन सी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कौन कौन से भी लंबित हैं, क्या कुछ बता सकते हैं? बड़ी योजना माननीय राजनाथ जी ने इस लखनऊ को की परिकल्पना एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में करी है। आबादी के लिहाज के सबसे बड़े प्रदेश की हम राजधानी जी। हम लखनऊ के अंदर लखनऊ की तहजीब की बात करते थे, लखनऊ के टुंडे कबाब और चौक की चाट की बात करते थे, पर
आज लखनऊ के अंदर एक पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा खड़ा हो, उसके लिए चिंता की जा रही है। गूगल पर अगर आप टाइप करिए लखनऊ के बारे में तो इंग्लिश में एक वाक्य लिखा हुआ है, इट इज ए सिटी व्हिच प्रोवाइड्स ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर कंपनीज सिचुएटेड इन दिल्ली, एनसीआर एंड बेंगलोर। तो यहाँ पर रोजगार का सृजन कैसे हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना था। आज 7 बड़े फ्लाईओवर्स, जिसमें से 3 जो है जनता को सुपुर्द कर दिए गए, 2 आपको 2 महीने के भीतर मिल जाएंगे और अगले 1 साल के भीतर 7 फ्लाईओवर्स जनता को मिल जाएंगे। आज दिल्ली के तर्ज पर यहाँ पर जैसे वहाँ पर निजामुद्दीन, नई दिल्ली स्टेशन और आनंद विहार स्टेशन है, उसी तरह से हमारे यहाँ आज नए स्टेशनों का निर्माण, 4 बाकी सेकेंडरी का काम, आलमनगर कुछ सैटेलाइट स्टेशन बनाना, पुरानी दिल्ली का यहाँ पर पुरानी दिल्ली के तरह यहाँ गोमती नगर टर्मिनल का काम चल रहा है। आज यहाँ एयरपोर्ट पर पहले पूरे विश्व से, पूरे देश से जो है करीबन 36 लाख लोग हवाई यात्रा करके आते थे। आज टर्मिनल 3 का काम चल रहा है। उसके बनने के बाद जो एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर पाएगा, टर्मिनल 3 बनने के बाद 1 करोड़ 26 लाख लोग देश विदेश से जो है लखनऊ सीधे आ जा सकेंगे। कोरिया की कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए कह रही है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्लांट लगाएंगे। आज यहाँ पर टाटा मेमोरियल अस्पताल, जो मुंबई लोग जाते थे वहाँ पर कैंसर के अस्पताल के लंबी वेटिंग लगती थी, आज यहाँ पर टाटा मेमोरियल ट्रस्ट ने जो है कैंसर इंस्टीट्यूट कर दिया, अभी 54 बेड, आगे चलकर 1250 बेड। आज अटल बिहारी मेडिकल इंस्टीट्यूट बन रहा है जी। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, बड़ी परियोजनाएं जैसे लखनऊ के लिए चल रही हैं। और गोमती के लिए भी आप देख लीजिए कि दौलतगंज एसटीपी, हैदर कैनाल एसटीपी, उसका करीबन 700 करोड़ की ये परियोजनाएं पास हुई हैं जी। तो समग्र विकास किस तरह हो, चतुर्दिक विकास कैसे हो, इसकी चिंता माननीय राजनाथ की है। और केवल कहा ही नहीं है, आप तो अब देख रहे हैं जमीनी स्तर पर आ भी गया है, कितने केवल शिलान्यास नहीं हुआ है, लोकार्पण भी हुए हैं। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। साहब, मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, उनके नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो एक शब्द आए वो आप बयां कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपुरुष अमित शाह, मैनेजमेंट गुरु, अखिलेश यादव, मुझे लगता है मैं केवल टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है। चलिए, माननीय राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, कन्हैया कुमार, इस पर तो कर सकते हैं टिप्पणी। मुझे लगता है कि विपक्षियों पे मैं टीका टिप्पणी जो राह से भटके हुए हूँ, मुझे उस पर टीका टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। वो डिरेल्ड है। चिराग पासवान, क्या वो भी डिरेल्ड है? कंफ्यूज है। तो लेकिन उनको तो कंफ्यूज आप लोगों ने किया ना, गठबंधन में जगह नहीं दी, वो तो बेचारे मांग रहे थे 20-30 सीट दे दो। नहीं, उनको ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सही में उनको जो मैंने संज्ञा दी है, अभी तो मैं यही कहूंगा कि वो कंफ्यूज है। राहुल गांधी अब उनको जो निक नेम सबने दिया है वो आप जानते ही हैं, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। चलिए ठीक है। नीरज जी, एक सवाल ऐसा है जो शायद आम कार्यकर्ता जानना चाहता होगा। आपके 2 कर्म क्षेत्र रहे हैं, एक गाजियाबाद और एक लखनऊ। आपके दिल के ज्यादा करीब क्या है? मेरे दिल के करीब जो है कमल है। हमारे कर्म धर्म कमल तो दोनों जगह है। नहीं, बस वही कमल हर जगह हो, यही मन की काम है। कर्म धर्म वचन नाम से भी हम लोग कमल हैं। सो हम किसी दूसरे किसी क्षेत्र की सीमा से आप उसको बांध कर मत देखिए। कमल जो है इस देश की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि क्षेत्र कोई भी हो, पर कमल और कमल की विचारधारा हो, यह आवश्यक है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या 2022 में नीरज सिंह को हम लोग विधायक बनता देखेंगे? देखिए, पद आवश्यक नहीं होता है, आपका काम आवश्यक होता है। और काम अच्छा होता है तो आपको स्वयं प्रतिष्ठा मिल जाती है। पद से केवल प्रतिष्ठा नहीं होती। और आज आप देखते होंगे यहाँ पर लोगों का जुड़ाव, कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ताओं का सुबह से आना जाना लगा रहता है। ये मन के भाव जुड़े हुए हैं।
और मैंने कहा कि एक डोर हम लोगों को बांध कर रखती है, वो ये है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और केवल कार्यकर्ता ही नहीं, ये डोर जो है ये पारिवारिक हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मेरी और इस पार्टी की उम्र तो बराबर ही, तो जब कुछ नहीं कर सकता था तो अपने कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से पानी पिलाया करता था। आज कुछ करने में सक्षम हो तो चाहे वो पार्टी को विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, चाहे चुनावी समर में प्रचार प्रसार हो, सब करने का काम करते हैं। कभी पिताजी से कहा नहीं कि पिताजी ये पद चाहिए? कभी आया नहीं ऐसा मन में कभी ख्याल? नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग कार्यकर्ता का जो संस्कार है वो हम लोग अपनी माँ के कोख से सीख कर आए हैं। यहाँ पर पिता से मांगने से नहीं मिलता, यहाँ पर जो आपका अध्यक्ष होता है उससे मांगने से होता है। तो अगर वो अध्यक्ष हमारे, अगर मुझे मांगना होगा तो प्रदेश में जो है स्वतंत्र देव जी हमारे अध्यक्ष, उनसे मांगूंगा, या फिर राष्ट्र में हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, मैं उनसे मांगूंगा। ये अध्यक्ष प्रधान पार्टी है, यहाँ पर अध्यक्ष तय करते हैं। और ये मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि पार्टी जिस रूप से भी सकारात्मक मेरा प्रयोग करना चाहे वो करे, और ये निर्णय उनकी हाथ तक ही सीमित है। अगर चुनाव में कहीं जाना है आपको? निश्चित रूप से मैं जाऊंगा ही। मैं कौन सी विधानसभा पे? मैं बुलंदशहर जा रहा हूँ, बांगरमऊ जा रहा हूँ, और आगे भी यहाँ संगठन दिशा निर्देश देगा उस अनुसार आगे भी जा सकता हूँ। नीरज जी, कोरोना काल में राजनाथ सिंह जी ने कई सारे अनाज की किटें वितरित की थी, क्या कुछ बता सकते हैं एग्जैक्ट कितने नंबर में वो किटें बांटी गई इस लखनऊ में? देखिए, मैं तो पहले साधुवाद देना चाहूँगा कि जो टाटा इन्फोसिस फाउंडेशन जो है, नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी जो इस फाउंडेशन को चलाते हैं, केवल एक बार उनको फोन करने से कि हमारे लखनऊ के लिए सहयोग कर हम लोग को जानकारी मिली थी साउथ में वो बड़ा काम कर रहे हैं, और उन्होंने लखनऊ के लिए करीबन 4 करोड़ की धनराशि से करीबन 25,000 किटें दी, और वो एक किट एक परिवार के लिए करीबन महीने भर का उसमें राशन जी। तो करीबन 25,000 किटें उसके माध्यम से बांटी गई। बाकी कम्युनिटी किचन्स उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से चलाए गए। साथ ही साथ संघ परिवार ने, सेवा भारती ने जो काम किया है वो अनूठा था, करीबन हजारों की संख्या में उनके माध्यम से, और स्वयं तमाम समाज सेवी संगठनों ने बढ़कर काम किया है। लखनऊ बड़े मंगल वाला लखनऊ जी, यहाँ कोई भूखे पेट नहीं सोता जी। यहाँ पर सबने एक टीम के रूप में काम किया, और मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूँ कि लखनऊ ऐसा शहर रहा होगा जहाँ पूरे संक्रमण काल के दौरान एक भी परिवार एक वक्त भी उसको ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो बिना रोटी के सोया। नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भारत की तरफ से, और हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कार्यकर्ताओं के हृदय में आप इसी तरीके से वास करते रहें, निवास करते रहें, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आप जैसे कार्यकर्ताओं को समझे और एक बड़ी जिम्मेदारी दे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नीरज सिंह जी। अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कि भारत।